नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन और लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जो चलते हैं उनमें शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि रीट, यूपी टेट, अन्य टेट भर्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है आपके लिए। तो चलते हैं, देखिए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक विषय में पूछा है ना, यानी शिक्षा से संबंधित शिक्षण में जो भ्रमण विधि चलती है उस भ्रमण का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो मन बहलाना, विषय का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना या उपयोग सभी। तो देखिए केवल मन बहलाने के लिए ही आप भ्रमण करोगे, है ना, शिक्षण में हो रहा है, यानी कि आपके शिक्षक आपका केवल मन बहलाने के लिए आपको भ्रमण करवाएंगे, गलत चीज़ ये बिल्कुल, है ना। जब ये गलत है तो उपयोग सभी भी हट जाएगा, है ना। अब शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो वो तो स्कूल के अंदर ही कर लो, वो स्कूल की आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है ना। आप स्कूल की बाहरी क्रिया पर क्यों जा रहे हो, भ्रमण पर क्यों जा रहे हो। तो इसका मतलब है जब भ्रमण करोगे तो विषय का आपको स्पष्ट ज्ञान मिलेगा, विषय का आपको निश्चित ज्ञान मिलेगा और प्रत्यक्ष अनुभव होगा। मूल उद्देश्य क्या है भ्रमण का, प्रत्यक्ष अनुभव करना, देख के अनुभव करना, इंद्रियों से सीख कर अनुभव करना। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या पहला है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि कोई छात्र पृथ्वी की गतियों को ठीक तरह से नहीं समझ रहा है, उसकी इस समस्या का निराकरण करने के लिए उचित है पुनर्बलन, प्रत्यक्षीकरण, उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण। तो देखिए एक प्रश्न आ रखा है, ये घुमा के आया, मतलब इसको आपको पृथ्वी की गतियों से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस ये कि पृथ्वी गति से ठीक तरह से नहीं समझ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नहीं समझा है उसने, तो ये क्या उसकी समस्या है। अब हमने समस्या की क्या कर ली कि पहचान कर ली, भाई वो गतियों को सही तरीके से ना, तो ये जो समस्या है वो तो हो जाएगी निदानात्मक, तो ये यहाँ से हट जाएगा। प्रत्यक्षीकरण तो होता है कि स्वयं खुद करके देखना, है ना, इंद्रियों से सीखना या आंखों से देखना, वो होता है प्रत्यक्षीकरण, मूर्त रूप में देखना, ये भी नहीं होगा। और पुनर्बलन होता है कि किसी बालक को प्रेरित करना, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वो होता है पुनर्बलन। तो बच्चा कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण। यानी उपचारात्मक शिक्षण में होता क्या है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण यानी निदानात्मक शिक्षण का जब पता चल गया, है ना, निदानात्मक शिक्षण समस्या होती है और उस समस्या का निराकरण करना है, उस समस्या को क्या करना है, दूर करना है, तो उपचारात्मक शिक्षण काम आएगा इस निराकरण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 2 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए ऐसा प्रश्न बार बार आते हैं, मतलब पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है जो वो नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो ये नहीं शब्द क्या नेगेटिव है, तो आप एक चीज़ तो आप याद रखना ट्रिक के रूप में, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं जैसे सजा है, सजा देना, दंड देना, है ना, डांट फटकार वगैरह, ये चीज़ें क्या, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको हटा देना वहाँ से, है ना। बच्चों को अच्छा कार्य करने पर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चे जब अच्छा कार्य करें तो उनको आप हतोत्साहित या निराश नहीं करना चाहिए, बिल्कुल से निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको प्रोत्साहित करना चाहिए ना। तो ये तो शिक्षण का उद्देश्य है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य विवरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ना, यही शिक्षण का उद्देश्य है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे ना, उनको हम अभिप्रेरित करें प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, इससे उनमें क्या होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा। और कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय की बाहरी दुनिया से जोड़ना, है ना। जैसे कक्षा में तो सीख ही रहे, इसको साथ ही साथ क्या होगा, बाहरी क्रियाएं हैं, विद्यालय की बाहरी दुनिया से भी जोड़ना, जैसे भ्रमण विधि, तो ये भी ठीक है ना। इससे उनको अनुभव मिलेंगे जो अधिगम में वृद्धि करेंगे। लेकिन शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये चीज़ क्या है, गलत है। ये जो अनुशासन है वो नेगेटिव शब्द है ना। अनुशासन से तो भय पैदा होगा बालकों में, है ना, क्या होगा, भय पैदा होगा। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। पर्यावरण अध्ययन में पूछा है शैक्षणिक जो भ्रमण है, शिक्षा से संबंधित जो भ्रमण है, भ्रमण तो ऐसे भी होता है लेकिन शिक्षा से संबंधित जो भ्रमण है, अब देखिए उसका उद्देश्य, देखिए आपको जो चारों उद्देश्य देखोगे तो चारों ही उद्देश्य है, लेकिन पूछा क्या है, मूल, है ना, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इस मूल पे आपको फोकस करना है दोस्तों, फोकस। ठीक है,
ये मूल उद्देश्य क्या है? तो देखिए समाजीकरण को बढ़ावा देना। अब शैक्षणिक भ्रमण के लिए आप समाजीकरण को बढ़ावा मतलब समाजीकरण को बढ़ावा देने के लिए आप शिक्षा संबंधी भ्रमण कराओगे, चिड़ियाघर दर्शित कराओगे, है ना? तो ये चीज़ गलत है ना। समाजीकरण तो देखिए आप स्कूल में खेल भी खेलवा सकते हो, है ना? विद्यालय में अगर आप खेल आयोजित करते हो तो वहाँ पर भी सामाजिक होगा। क्यों बाहर आप समय व्यतीत करके भ्रमण कर रहे हो, ये चीज़ गलत हो गई। टीम भावना तो ये अंदर हो सकती खेल के माध्यम से हो जाएगी, है ना? अब शैक्षणिक भ्रमण होती है लेकिन इसका मूल उद्देश्य नहीं। और छात्रों की ऊर्जा तो जब जब वो सक्रिय होगा, है ना, कि पढ़ेगा, पढ़ने में आप रुचि उनको रुचि वाला जो विषय वस्तु है वो पढ़ाओ, आप उनकी जिज्ञासा वाले प्रश्न पूछो, है ना? तो इससे क्या होता है, इससे शैक्षणिक मतलब रुचि आएगी उसमें, तो यहाँ पे ऊर्जा भी विकसित होगी, वो सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन जो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है वो इस शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य हो जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण जिस चीज़ का कर रहे हैं उसको वो देखेंगे, इंद्रियों के साथ कार्य करेंगे, अनुभूत करेंगे, तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए मानव जीवन के लिए जो भी आधारभूत मूलभूत वस्तुएं हैं, गैस है, ईंधन है, यानी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको पर्यावरण विषय में ही क्यों सम्मिलित किया गया, इसका मुख्य कारण पूछा गया। ठीक है, अब देखिए नष्ट करने के लिए और उपयोग पर रोकथाम के लिए, ये दोनों नेगेटिव शब्द हैं कि भाई इनको नष्ट करना है, नहीं नष्ट करेंगे तो हम उपयोग किसका करेंगे, और उपयोग पर रोकथाम नहीं बल्कि सीमित उपयोग है, वो कह सकते हो आपकी सीमित उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ इनका उपयोग कर सके ना। तो ये गलत होगा। और उपलब्धता जाननी है कि पृथ्वी पर गैस की मात्रा कितनी है, पेट्रोल कितना बचा है, ईंधन की कितनी मात्रा, तो केवल उपलब्धता जानने के लिए पर्यावरण में नहीं शामिल किया गया ना, बाकी पर्यावरण में शामिल किया गया है संरक्षण करने के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको बचाने के लिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली पीढ़ी है वो इसका उपयोग कर सके, है ना, ये कभी समाप्त ना हो। इस प्रकार जो गैस है, ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है ना, इनके बारे में क्या करवाया जाता है, इनके बारे में पर्यावरण में पढ़ाया जाता है, क्योंकि पर्यावरण है कि अपने आसपास के वातावरण में जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ाना, है ना, तो ये उनका संरक्षण करने के लिए पर्यावरण विषय में सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन कहते हैं किसे? सामाजिक अध्ययन दोस्तों, यानी कि समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन मतलब क्या हो जाता है? समाज का अध्ययन। नाम से पता चलता है सामाजिक अध्ययन मतलब समाज का अध्ययन। अब समाज में देखिए, समाज का मूल केंद्र बिंदु कौन होगा? मानव होगा। ठीक है, मानव होगा दोस्तों। अब जो मानव है आपस में रहेगा, समाज के नियमों का पालन करेगा, है ना, आपसी संबंध बनाएगा, तो मानवीय संबंध इसमें अध्ययन होता है। सही है। समसामयिक घटनाओं, उसी समय की घटना, समाज में रहकर मानव जो भी घटनाएं करेगा वो समाज को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो उसी समय के जो भी घटनाएं हो रही है, भूतकाल में उन्होंने क्या किया है ना, कि समाज में भूतकाल के उसके अतीत क्या है ना, तो अतीत का और वर्तमान के बीच में जो भी संबंध हो गए वो समसामयिक घटनाएं हैं, इनका भी अध्ययन हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखिए समाज इसका मतलब ये नहीं कि हम जिस समुदाय में छोटे समुदाय वो हमारा समाज है। समाज का मतलब होता है एक समूह। एक समूह कैसा? जिसमें आपसी संबंध हो ना। तो ये देखिए, ये आपके समूह स्तर पर, फिर प्रांत, राज्य और फिर राष्ट्र तक, और फिर अंतर्राष्ट्रीय भी ये जाता है ना। कहने का मतलब समूह यहाँ तक होता है, अंतर्राष्ट्रीय तक होता है, न केवल राज्य राष्ट्र में भी सीमित होता है, अंतर्राष्ट्रीय तक होता है। इसका मतलब क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, एक देश के दूसरे देश के साथ जो भी संबंध बनते हैं उनका भी सामाजिक अध्ययन के माध्यम से हम जान सकते हैं ना, कि भाई वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, ये सारे हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, भूगोल विषय में पर्यावरण से संबंधित किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, पिछला जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पिछले वीडियो है पर्यावरण को, उसमें देख लेना आप। ये प्रश्न है कि पर्यावरण का अगर पूछे, पर्यावरण विषय का मुख्य संबंध किससे है, तो मुख्य संबंध है भूगोल से। ठीक है, क्या है? मुख्य संबंध है दोस्तों। मुख्य संबंध किससे है? पर्यावरण का भूगोल से। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण में चीज़ें आती है वहीं भूगोल में आती है। अब देखिए अजैव घटक है, जैसे जल है, मृदा है ना, खनिज है, ये चीज़ें क्या है? ये अजैव घटक है जिनमें जीव नहीं पाया, तो ये पर्यावरण में भी आ जाती है और भूगोल में भी होती है। प्राकृतिक आपदाएं देख लो, बाढ़, चक्रवात वगैरह ना,
भूगोल विषय में पर्यावरण में दोनों में सेम रहती है। और संसाधनों की उपलब्धता भूगोल में रहती है, जैसे खनिज वगैरह ले लो, है ना। पर्यावरण में अब इन्हीं का ले लो जिक्र, मृदा, खनिज, है ना, इनकी कितनी मात्रा है ना, संसाधन की उपलब्धता कितनी है। तो इसका मतलब है कि इन उपयुक्त सभी जो विषय वस्तु का अध्ययन है वो भूगोल में भी किया जाता है और पर्यावरण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 7 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य किसमें सुधार करना है। तो देखिए, आंचल पूछती है कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की, ये हमें कोई मतलब नहीं रखना। हमें मतलब रखना है कि गहन जांच पड़ताल वाले प्रश्न पूछती है, कोई मैडम है आंचल नाम की, और वो कल्पना परक प्रश्न भी पूछती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखते हैं ना। तो वो इस ऐसे जो प्रश्न पूछते तो उसका उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य क्या है, उसमें किस में सुधार कर रही है, वो ये चीज़ जानना। तो देखिए, गहन जांच पड़ताल वाले होते हैं कि बात की तह तक जाना, कोई भी समस्या यदि उसका समाधान है गहराई तक करना। और कल्पना परक प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे को उसने कह दिया यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो बच्चा करेगा क्या, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा ना कि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करूँगा, है ना। वो सोचेगा, वो क्या करेगा, वो चिंतन पर जोर देगा, समस्या का समाधान के लिए चिंतन पर जोर देगा, है ना। अवलोकन तो देखना होता है, यहाँ कोई देखा नहीं जा रहा। बोलने संबंधी तो उच्चारण से ही अभ्यास करवा सकते हैं, और यहाँ कोई संवेगात्मक कौशल भी डेवलप नहीं हो रहा, बल्कि किस प्रकार का उद्देश्य सुधार हो रहा है, यहाँ पे चिंतन कौशल हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है कि सामाजिक विज्ञान विषय हमें देता है, जो सामाजिक विज्ञान विषय है वो हमें क्या देता है। समन्वित ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान है, उपयोग सभी। तो देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है, समन्वित ज्ञान होता है क्या, डेफिनेशन देख लीजिए। समन्वित ज्ञान होता है कि सभी विषयों से सहज संबंध, सभी विषयों से सहज संबंध या संबंध। ठीक है, सभी विषयों से संबंध, ये क्या होता है, ये होता है समन्वित ज्ञान। यानी कि सामाजिक पढ़ेंगे हम तो इसमें भूगोल आएगी, पर्यावरण आएगी, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, सभी विषय आ जाएंगे। तो इस प्रकार समन्वित ज्ञान बिल्कुल ही उपलब्ध कराता है हमें। व्यावहारिक ज्ञान, जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान हो, जो हमारे व्यवहार संबंधित ज्ञान हो, वो भी हमें सामाजिक ज्ञान, बिल्कुल सामाजिक ज्ञान देता है ना। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वो समाज में ही संपन्न होती है, और सामाजिक विज्ञान भी क्या है, समाज का अध्ययन है। तो व्यावहारिक ज्ञान अपने आप हो जाएगा। जीवन उपयोगी ज्ञान, अब देखिए सामाजिक में हम जो भी पढ़ेंगे वो अपने जीवन में उपयोगी है कि नहीं है, जीवन में उपयोगी है तभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो जीवन उपयोगी ज्ञान भी देता है। इसका मतलब है कि यहाँ उक्त सभी विकल्प सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि टिंचू प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है। ये पहली चीज़ हो गई, है ना। वो जो भी पाठ सीखती है वो रटकर सीखती है, ये पहली चीज़ हो गई। जबकि रीना है वो चर्चा विधि और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से प्रत्येक पाठ को समझती है, ये दूसरी चीज़ हो गई, है ना। पहली चीज़ हुई रट कर समझना, दूसरी जो लड़की है वो चर्चा विधि और ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से प्रत्येक पाठ को समझती है। तो यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, निरंतरता, वैयक्तिक भिन्नताओं, अंतः संबंध, या सामान्य से विशेषता। तो देखिए, एक चीज़ देखिए, निरंतरता में क्या आता है, कंटिन्यूटी। यहाँ तो दो दो अलग चीज़ पूछी गई है, एक लड़की टिंचू है और एक लड़की रीना है, दोनों अलग अलग तरीके से सीख रही है ना। तो निरंतरता कहाँ आ रही है, निरंतरता तो एक क्रम में आती है कि भाई इस क्रम के बाद ये क्रम आ गया, वो निरंतरता होती है ना। मान लीजिए पहले मतलब समझ के सीखा, बाद में वो रट कर सीख रही है, वो होती है निरंतरता। ठीक है, अंतः संबंध कहाँ हो रहा है, यहाँ तो दो लड़कियां हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस से सीख रही है, तो अंतः संबंध भी नहीं है। अंतः संबंध तो एक ही चीज़ में होता है, और सामान्य से विशिष्ट भी नहीं है, या कोई उदाहरण से नियम या नियम से उदाहरण भी जिक्र नहीं है। यहाँ है किसका जिक्र, वैयक्तिक भिन्नताओं का। वैयक्तिक भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता। ठीक है, एक लड़की है वो रटकर पाठ को सीख लेती है, और दूसरी लड़की है रीना, वो पहले चर्चा करती है, एक चर्चा विधि और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो दो विधियों से सीखती है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति में यहाँ भिन्नता है ना। टिंचू और रीना में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता है। ठीक है, अब चर्चा विधि आप जानते हो, रटना तो आप जानते हो, चर्चा विधि आप जानते हो, चर्चा करने के माध्यम से सीखा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग की विधि के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है दोस्तों, ओसबर्न इसके जनक थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के ओसबोर्न जनक थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो विधि है उसका दूसरा नाम है दोस्तों मस्तिष्क उद्वेलन। मस्तिष्क उद्वेलन। अगर आपको पूछ ले कि ये उद्वेलन क्या होता है, एक प्रश्न ऐसा भी देखा मैंने कि उद्वेलन क्या है ना, कि क्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक, या फिर
शारीरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आ गए। तो जो उद्वेलन होते हैं ना, वो याद रखना क्रियात्मक होगी, ज्ञानात्मक मत करना, ठीक है। क्रियात्मक क्यों? इसमें देखिए ऐसी समस्या दी जाती है, शिक्षक ऐसी समस्या प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने, जिसमें वो क्या करता है, तर्क वितर्क करता है बच्चा, है ना, यानी मस्तिष्क का पूरा उपयोग करता है, मस्तिष्क को क्रियाशील करता है। और उद्वेलन का मतलब होता है उथल पुथल, उसके मस्तिष्क में उथल पुथल हो जाती है विचारों की, है ना, फिर वो तर्क वितर्क करके समस्या का समाधान ढूंढता है। यह है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, ठीक है। एक चीज़ मुख्य याद रखना कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है कि पौधों के विभिन्न भागों का भली भांति शिक्षण कराने हेतु क्या आवश्यक है। तो देखिए पौधों के विभिन्न भागों का भली भांति शिक्षण करवाना, अब देखिए शिक्षण है वो भली भांति अच्छी तरह से करवाना, यही चीज़ है पौधों का। और पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि जड़ है, छाल है, पत्तियां हैं, जो भी है, ठीक है। छाल तो देखिए पेड़ पत्ती, सॉरी, जो भी मतलब टहनियाँ हैं, जड़ है, इनका पोषण कैसे होता है, ये सारी चीज़ बढ़ाने की आवश्यक है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक में तो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं ना, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने से बच्चे इतना नहीं समझेंगे। भाषण में क्या है, मुंह से वही है, पाठ्य पुस्तक वाली बात भाषण दे दिया तो पौधे के बारे में इतना अच्छी तरीके से नहीं, भली भांति शिक्षण करवाना, वो भली भांति शिक्षण नहीं होगा ना। अब जब 2 बच्चे हैं, पौधों का चित्र अवलोकन, अब ब्लैक बोर्ड पर आपने श्याम पट पर शिक्षक ने चित्र बना दिया, चित्र के माध्यम से बच्चे सीखेंगे, छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे, ये भी गलत है। पौधों का अवलोकन कराओ, उनको पौधों के पास ले जाओ, पौधों दिखाओ, पौधों को दिखाओ कि ये इसकी जड़ है ना, ये सूर्य का ताप भी लेती है, पानी लेती है, इसको हम खाद भी देते हैं तब ये बढ़ती है हमेशा ना। और इसके अलावा ये इसकी पत्तियां हैं, ये भी चीज़ आप समझा सकते हो, है ना। तो उसको मतलब दिखा के समझाओ, प्रत्यक्ष अनुभव से समझाओ, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव से बालक जल्दी सीखेगा। तो पौधों का अवलोकन यहाँ सही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11 में। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है कि सामाजिक अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण हेतु प्रश्नों का चयन किया जाता है। देखिए सामाजिक अध्ययन में कहने का मतलब क्या है, एक ही सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कितनी है, एक सब्जेक्ट में करना है, ये चीज़ें देखो ध्यान में रखनी होती है। निदानात्मक परीक्षण क्या है, ऐसा परीक्षण जिससे बालक की समस्याएं का पता चले, हमें समस्या क्या है, समस्याओं को पता चले, कठिनाई का पता चले, है ना, ऐसे प्रश्नों का चयन। तो देखिए संपूर्ण पाठ्यक्रम से, सभी विषयों के पाठ्यक्रम से, गत वर्षों के पाठ्यक्रम से, किसी प्रकरण की विषय वस्तु से, है ना। देखिए एक ही पाठ की जो कोई विशिष्ट विषय वस्तु उठा लिया आपने, जैसे मान लीजिए आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो, उसकी एक इकाई उठा ली, तो एक इकाई से निदानात्मक, उसके एक इकाई के अलावा निदानात्मक होगा ही नहीं क्या पूरा पाठ होगा, तो ये चीज़ गलत होगी। और गत वर्षों के क्यों जा रहे हो, वर्तमान में निदानात्मक नहीं हो रहा है, वर्तमान में जो पढ़ाओगे उसमें तो समस्या आएगी, तो गत वर्षों का ये भी हट जाएगा। अब देखिए सभी विषयों का पाठ्यक्रम सामाजिक अध्ययन में ही कैसे आ जाएगा। आपको सामाजिक अध्ययन का टेस्ट जो आपने देखा है, प्रश्न पेपर बनता है, तो उसमें सभी विषयों के प्रश्न आते हैं क्या, नहीं आते। तो सभी विषयों का पाठ्यक्रम भी नहीं होगा, बल्कि आएगा क्या, संपूर्ण पाठ्यक्रम में बालक के निदानात्मक परीक्षण होता है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम का आप पेपर लोगे तभी पता चलेगा कि किस पाठ में बालक की क्या है, निदान है, यानी कि हमें उपचार करना है, समस्या क्या है, तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है कि श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है। देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री आप जानते हो, सुनने और देखने वाली सामग्री जिससे प्रत्यक्ष अनुभव मिले। अब प्रक्षेपित सामग्री क्या होती है, प्रक्षेपित सामग्री डिस्क्रिप्शन में जाओ और आप लिंक देखिए, पिछले वीडियो में ये सारे बता चुका हूँ इनके बारे में, और अभी इन पे भी प्रश्न बन रहे हैं नए नए। प्रक्षेपित सामग्री होती है यानी कि जिसका प्रदर्शन पर्दे पर किया जाए, दोस्तों कहाँ पे किया जाए, पर्दे पर किया जाए, और जिसमें विद्युत यंत्र काम आते हैं, है ना, विद्युत यंत्र काम आते हैं, विद्युत यंत्र की सहायता ली जाती है, पर्दे पर जिनको दिखाया जाता है वो क्या है, प्रक्षेपित सामग्री है दोस्तों। अब देखिए चार्ट तो क्या है, चार्ट तो दृश्य सामग्री है, और कोई पर्दे पर या नहीं है ना, अप्रक्षेपित हो गई। वन का भ्रमण कराओगे तो जो वन भ्रमण है वो तो प्रत्यक्ष चीज़ है, आपको प्रत्यक्ष अवलोकन हो सकता है इससे, तो ना यहाँ कोई प्रक्षेपित नहीं है। और जो चलचित्र रेडियो है दोस्तों, ये रेडियो क्या है, ये श्रव्य सामग्री है ना, इससे सुना जाता है, और ये भी प्रक्षेपित नहीं होकर अप्रक्षेपित है। जबकि चलचित्र क्या होता है दोस्तों, चलचित्र होती है एक फिल्म या चलचित्र कह सकते हैं, सिनेमा कह सकते हैं ना। इसमें क्या होता है, दृश्य भी होती है, यानी तस्वीरों को एक के बाद एक तुरंत चलाया जाता है उसमें, जिससे दोस्तों गति का आभास होता है ना। तो ये जो फिल्म है ये श्रव्य भी है, दृश्य भी है, और ये क्या है, पर्दे पर दिखाई जाती है, तो प्रक्षेपित सामग्री हो जाती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पर।
प्रश्न संख्या 14 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण की नवीन विधि है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें शिक्षण की पढ़ाने की नवीन विधि कौन सी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए व्याख्यान विधि, तो शिक्षक क्या है, बालकों को केवल व्याख्या देता, तो ये तो प्राचीन विधि है ना, पहले ऐसा ही करते थे। और देखिए पाठ्य पुस्तक तो सदा सनातन संस्कृति से पाठ्य पुस्तक चली आ रही है ना, यदि भी परंपरागत है, तो उपयुक्त सभी ने होकर यहाँ क्या हो जाएगा, समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, मस्तिष्क को क्रियाशील करना, मस्तिष्क को सक्रिय करना। शिक्षक बालकों को ऐसी समस्या देता है जिसका समाधान करने के लिए वो अपना मस्तिष्क का उपयोग करें, है ना। ये क्या है, ये शिक्षण की नवीन विधि हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15, जो आपकी आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। पर्यावरण विषय का मुख्य रूप से किस विषय से संबंध पूछा है। अब देखिए इसी वीडियो में शायद 8वां या 9वां प्रश्न कोई है, उसमें हम जिक्र कर चुके हैं कि पर्यावरण का मुख्य रूप से किसके साथ संबंध है दोस्तों, भूगोल के साथ संबंध है। ठीक है, देखिए हिंदी के साथ पर्यावरण का संबंध नहीं होगा और ना ही गणित के साथ होगा। इतिहास है तो इतिहास तो देखिए सामरिक वगैरह आती है, इतिहास में तो अतीत आता है, युद्ध आता है ना, युद्ध वगैरह है, अतीत की जो घटनाएं हैं, ये चीज़ें होती है, तो ये तो भाई पर्यावरण में रहती ही नहीं है ना। पर्यावरण में क्या रहता है, पर्यावरण में रहता है भूगोल से संबंधित, जैसे मृदा है, खनिज है, पेट्रोलियम गैस है, जल है, पेड़ पौधे हैं, ये भूगोल में भी आते हैं, पर्यावरण विषय में भी आते हैं ना। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं। और हाँ, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।